हमको लगा कि मृत प्राणी परिवार में हम घुस गए क्या? नहीं, सब सजीव है। अब की बार आप लोग को नहीं चाहिए। अब की बार जय कौटिल्य। तो है अब लग रहा है कि जो जिब्रेलिन एक्टिव हो चुका है। नहीं तो लग रहा था एब्सिसिक एसिड बैठा के रख लिया है। अब देखो आज जरा सा न हम अब कोशिश किए थे, वही अपना आईडी इसमें डाल रहे थे मेरा जो एप्पल का आईडी, लेकिन उसमें है क्या, वो एप्पल वाले में सब कुछ एप्पल के अकाउंट से करता है। एप्पल जिस वॉलेट बनाना पड़ता है, जिस तरह फास्टैग का वॉलेट होता है ना, तो उसमें इतना रुपया रख दीजिए, जो कर खरीदना खरीदते रहिएगा, पैसा खत्म होगा फिर उसमें उठा कर उसमें डाल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिजली बिल की ठीक क्या पकड़े हैं आप भी, लेकिन पकड़ लेते हो जल्दी बात को। अब उसमें सोचे थे इसमें भी लॉगिन कर देते हैं, खत्म होते होते एक बार देख लेंगे कि के नहीं है, लेकिन हुआ ही नहीं। तो चल भाई, बाद में जो होगा सो होगा। आइए डिस्कशन का आनंद उठावे। पहला है कौन सा मीठे या कतक लेरे चलाए थे बड़ी दिन के बाद, हमारा लगा शादी ब्याह करके घर बसा लिया। अच्छा, पहला क्वेश्चन, हाँ हाँ ओकरा तो बियाह हो गया। पहला क्वेश्चन, कौन सा मीठे या ताजे पानी का झील, मीठे ताजे पानी का झील उस झील को कहता है जिसमें आया राम गया राम। भारत का सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी की झील वुलर झील, झेलम नदी। विश्व का सबसे बड़ा सुपीरियर झील, अमेरिका और कनाडा के सीमा। इसमें कह रहा है कि डल झील भी है, वुलर झील भी है, भीमताल, नवकसुआ ताल, राकस ताल, लुनकसर, लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी का झील है। अब बड़ा पानी झील ABCDE सब का सब सही है। अब बताते हैं, पहले वुलर झील 3-4 गो लिख लें, लेकिन वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 2 गो पॉइंट लिख सकते हैं। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, जहां झारखंड लिखा गया क्या, जम्मू कश्मीर JK में। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में। भीमताल झील कहाँ? उत्तराताल उत्तराखंड में। भीमताल, नवकछुआ ताल, राकस ताल, लेकिन याद रखेंगे राकस ताल झील कहाँ? तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के। अब क्वेश्चन से, बड़ा पानी झील का ही दूसरा नाम है उमैन झील, मेघालय में। मेघालय बड़ा पानी झील कहाँ है? मेघालय में। यही है बड़ा पानी, ऊपर शिलोंग फॉरेस्ट के आसपास बड़ा पानी झील। अब बड़ा पानी झील भी क्या है? एक मीठे या ताजे पानी की झील है। कहां पर? मेघालय। मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया। अब क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत का, एगो क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी की झील। क्या होगा? मणिपुर में। मणिपुर में। अब देखो लोकटक झील, लोनार झील अलग अलग है। लोनार झील महाराष्ट्र में जो उल्का द्वारा निर्मित, लोकटक झील का मणिपुर। मणिपुर में तुजू दर्रा,
मणिपुर में लोकटक, यह क्या है? तैरता हुआ झील है। यह क्या? इसी झील में विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क नाम है कैबुल लामजाऊ, एनपी है, नेशनल पार्क है कैबुल लामजाऊ। चल भाई जल्दी से ये सब करे, राहुल आरा करे, ये सब तो हीमोग्लोबिन बन गया, बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन बन गया तो अच्छी बात है। विश्व का एकमात्र वर्षा बॉलीवुड सॉन्ग्स, किरण कुमारी, पंडित सोनी, दरोगा सेट कितने बजे से चलता है गुरुजी? बॉलीवुड सॉन्ग ने लिखा है, बहुत अच्छी बात। दरोगा टेस्ट प्रत्येक शनिवार को चलेगा, बिगुल बज चुकी है, और 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, शनिवार टू शनिवार। ऑफलाइन में 20 रुपया का टेस्ट का है, ऑनलाइन में 100 रुपया में 5 को टेस्ट है, बंच रखा गया है। बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन कौटिल्य जीएस ऐप। क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी की झील? सुपीरियर झील जो अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील? कैस्पियन सागर, जिसके चारों तरफ तारीख है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान और कजाकिस्तान। भारत का सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी का झील? चिल्का झील है सर्वाधिक भारत का, सांभर झील राजस्थान, विश्व में सर्वाधिक तुर्की का वाम झील। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा नौकायन झील, कहेगा हनीमून झील। विश्व का सबसे ऊंचा नौकायन झील टीटीकाका झील, जो पेरू और बोलीविया के सीमा पर, पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया के सीमा पर टीटीकाका झील, जिसे हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। सब क्वेश्चन निकल गया, दूसरा क्वेश्चन निकालो। अगला क्वेश्चन कर उत्खात भूमि, अंग्रेजी में कहते बैड लैंड टोपोग्राफी। मोतिहारी नरेश रंजित बाबू, बैड लैंड टोपोग्राफी, उत्खात भूमि। चंबल नदी, बैड लैंड टोपोग्राफी। किस नदी के द्वारा? चंबल। गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले गया, कहा किस प्रकार का अपर्दन का? हमने कहा था दिमाग पर, जिनको कॉन्सेप्ट बना, हमने कहा मालवा का पठारी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, ऊपर में कठोर बैसाल चट्टान है, नीचे में घुलनशील चट्टान है। जब यह अब नालिका अपर्दन किया पानी, हमने कहा था कि पानी तरे तरे घुलनशील चट्टान को घोलकर अपने साथ बहा कर ले जाती। जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता है तो ऊपर में तो कठोर चट्टान रह जाता है, नीचे में घुलनशील चट्टान के कट जाने के कारण धोधर बन जाता है, इसमें पेड़ पौधा जन्म लेता है। वो नक्सल को छुपने के लिए बड़ा सा रास्ता बन जाता है। इस प्रकार के अपर्दन की प्रक्रिया को अब नालिका अपर्दन के नाम से जाना जाता है। वो सबसे लेटराइट मिट्टी का निर्माण निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा, जिसे बताए थे पर्वतीय क्षेत्र में जहां सर्वाधिक वर्षा होने की, औसत वर्षा सर्वाधिक होती है, मिट्टी का उपजाऊ परत वर्षा के पानी के द्वारा, अस्फलन अपर्दन के द्वारा क्या होता है? मिट्टी का उपजाऊ परत या तो पानी में घुलकर बह जाता है या सिंक करके निचली परत में आ जाता है। मिट्टी के ऊपरी परत में भारी एवं अनुर्वर तत्व की अधिकता होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में खेती सीढ़ी नुमा खेती बनाकर, सोपानीकृत खेती बनाकर चाय, कॉफी, गरम मसाला, रबर, सुपारी, चाय, कॉफी, गरम मसाला, रबर, सुपारी, निंदारा की खेती किया जाता है। हो गया तीसरा क्वेश्चन है। अब यहां से दूगो क्वेश्चन और बता दिए थे। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना का। चंबल नदी यमुना नदी में दाएं किनारे से आकर मिल जाती है, इटावा के निकट। क्वेश्चन छेगा चंबल नदी पर कौन कौन सा परियोजना? तो हमने क्या कहा, गांधी ने जवाहर और
राणा को कोर्ट ले गया। गांधी सागर बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना, राणा प्रताप बांध परियोजना और कोटा बैरेज बांध परियोजना, ये सभी चंबल नदी पर स्थित है। हटा दे। अगला चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन मिलेगा, नन्हे मुन्ने क्वेश्चन भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट आया कहां से? नहीं, पहले समझिएगा दोनों क्वेश्चन। संघीय अदालत 1935 से बबुआ, यहां सुप्रीम कोर्ट हमने कहा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में, लेकिन दे देगा भारत में संघीय अदालत की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रताप राज जी 1900 बहुत दिन के बाद, रे प्रतापा कहां चल गया था रे? गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट लग गया, बहुत अच्छा। कह रहा महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते गुरुजी? एमजी रानाडे को, जिसे पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। अब लो बाबू, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट आया है कहां से? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में। लेकिन दे देगा संघीय अदालत, संघीय अदालत, संघीय न्यायालय अदालत रहता था इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के तहत 1937 में 2 साल के बाद लागू किया गया। एक गो अंतर है कि बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1936 में, बाकी 1935 वाला सब आज फिर उंघा रहे हैं, टोपी निकाल लीजिए। 1935 वाला सब हुआ, 37 से 1919 वाला सब हुआ, 21 में एक हुआ, 1926 में लोक सेवा आयोग। 1919 के एक्ट के द्वारा ही एक्वर्थ समिति ने सिफारिश किया कि आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया जाए। मोदी जी ने कहा कि फुर्सत है कि आम बजट एक हुआ एक दिन, रेल बजट एक दिन, फुर्सत कहाँ है भाई? अब तो सब रेडीमेड का जमाना हो गया। पहले शादी ब्याह 3 दिन लगता था, अब तो जाओ लेके आ जाओ, कहानी खत्म, फिर दोबारा भेजने की आवश्यकता ही नहीं तो पहले दोबारा भेजो, फिर लगन लगाओ, फिर द्विरागमन करो, सेकेंड मैरिज करो, अब उतना घूर बुहर करो, कहानी खत्म। अब फुर्सत है कि फिर दोबारा जाएगा ससुराल, 1 सप्ताह रहेगा, फिर विदागरी करा के लाएगा। तो समय का मोदी जी कहे कि समय कहाँ यार, आम बजट अलग रेल बजट अलग, बस मिला दो दोनों को। विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर आम बजट में फिर से रेल बजट को मर्ज कर दिया 2017 में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भी आया था। कहानी समझ में आ गया? चलिए बाबू, अब देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा? समय समय पर संसद के द्वारा। अनुसूची 2 में कहा गया है, अनुसूची 2 में कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000 पर मंथ 2.8 और अदर जस्टिस का अदर का 2.5 लाख पर मंथ। समय समय पर बढ़ाया घटाया जा सकता है, बढ़ाया तो उन्हीं के काल में, घटाया जाएगा अगले काल में। ध्यान रखेंगे कि संचित निधि से दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा महान्यायवादी का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, तो प्रधानमंत्री का वेतन था ही नहीं, वो तो संसद सदस्य के रूप में। महान्यायवादी का वेतन भत्ता की चर्चा हमारे संविधान में नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया गया। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन लो बाबू। अब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के माध्यम से किसका? महान्यायवादी का। भारत की सरकारी भाषा, जब ये भाषा हुआ तो भाषा के संबंध में जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से होगा, जिसे भाग 20 अनुच्छेद 368 के अधीन जब ये सामान्य होगा तो अधीन नहीं रखा जाएगा। जिसके लिए क्या? केवल और केवल
असामान्य बहुमत के दौरान पारित या खारिज होने के लिए 50% प्लस 1 चाहिए। यदि साधारण बहुमत के दौरान मतदान के दौरान मत बराबर हो गया तो अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। यहां पर हो गया समान बहुमत मतलब 50% प्लस 1, चाहे पक्ष के लिए या विपक्ष के लिए। लेकिन यदि कहीं 50% बराबर 50% हो गया तो अनुच्छेद 50-50 कहा कि 100, 50-50 100 में कहा कि स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा के सभापति निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों सदन से 50% प्लस 1 से बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। हो गया। मुस्कान, विक्रम, अंकित राज, खगड़िया नरेश, रंगिता, जूही, शशि, कौटिल्या। अगला करें। अब यहां से चलो बाबू, यहां से एक लेते हैं। 2/3 कम से कम 2/3 तो कहेंगे भाग 3 एवं भाग 4। इसे शामिल किया जाएगा किसमें? भाग 20-368। क्वेश्चन में कम से कम 2/3 तो 3/4 तो है ही नहीं, 2/3 के प्लस 7 आधे से अधिक राज्य चाहिए, उससे 20 में शामिल किया जाएगा। उत्तर निकलेगा केवल एक प्रकार। याद रखेंगे हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी होना जरूरी है, जिसमें साधारण बहुमत को भाग 20 से अलग रखा गया और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य के समर्थन वाले में 20 को शामिल किया जाएगा। अब चलो बाबू, कहा है ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, ऑलरेडी है क्या है? विषभ है। मल्लीनाथ जल कलश महिला के बेस में 19वां तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वां, सर्प, संभवनाथ। उत्तर निकाल लो क्या होगा? 1 4 3 2, 1 4 3 2। अब इसको एक बार और बोल देते हैं भैया, बड़ी सुंदर है, बड़ी कठिन है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। अब देखो यहां क्या कहते भाई, 6 गो इधर से 6 गो इधर से, 24 में 12 को कम से कम याद करेंगे, कहानी खत्म। अब यहां पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, प्रथम प्रतीक चिन्ह वृषभ, ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का वृषभ, अजित का हाथी, अजित हाथी, अजित हाथी, संभव घोड़ा, संभव घोड़ा, संभव, अभिनंदन बानर, अभिनंदन हनुमान जी, अभिनंदन, सुमतिनाथ चकवा, सुमतिनाथ चकवा, और पदम प्रभु ललका कमल। याद रखेंगे पदम प्रभु 6ठे हैं, 21वें हो गए नेमीनाथ, पदम प्रभु 6 नंबर ललका कमल, नेमीनाथ 21वां का नीला कमल, आरिष्टे नेमी 22वां का शंख, 23वां पार्श्वनाथ सर्प, और 24वां महास्वामी सिंह हो गया। तो 4 गो तो इससे पट से याद हो गया। 21वां नेमीनाथ, 22वां आरिष्टे नेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महाविश्व, 24वां का प्रतीक चिन्ह सिंह, 23वां का सर्प, 22वां शंख, 21 नीला कमल, और 19 ऑलरेडी बता दिए थे मल्लीनाथ कलश। आएगा बच्चा क्या? मुनि सुब्रत नाथ कछुआ, कछुआ के लिए उड़ीसा, कछुआ के लिए उड़ीसा, और बगुला के लिए गुजरात। बलबाडर बगुला, बलबाडर गधा के लिए भी है। क्वेश्चन याद हो गया? फिर से सुनिएगा। पहला का वृषभ, दूसरा का हाथी, तीसरा का घोड़ा, चौथा का बंदर, 5वां का चकिया, 6ठा का ललका कमल, इधर 19वां का कलश, 19वां कलश, 20वां कछुआ, 21वां नीला कमल, 22वां शंख, 23वां सर्प, 24वां सिंह परियोजना, 72 सिंह परियोजना 72। चल कहानी खत्म।
अब चलो भाई, महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 तक, जिसमें 25वां था खतरनाक, 25 में 16वां था खतरनाक सोमनाथ, इस सब में एक गो था लूटपाट के भागो। एक गो देश था धन को लूटकर अपना गजनी प्रदेश में जाकर घर बसाना। यदि इसका मतियाई नरेश, यदि इसका रहता कि भैया शासन करना, तो गुलाम वंश से पहले ही स्टार्ट हो गया रहता है। लेकिन शासन काल तो 1206 से स्टार्ट हुआ। गुलाब खिला तो सूंघ लिया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तब आया मुगल वंश, तब आया उत्तर मुगले में, मुगल में भी कई बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, बहादुर शाह प्रथम आया, जहांदार शाह और फारूक शेर, रफी उर दर्जात, रफी उर दौला, मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम बहादुर शाह द्वितीय। कहानी खत्म। उसके बाद तो मौका कहाँ ला, अंग्रेज पहले आ गया था, पहले पुर्तगाली आ गया था, तो डच आ गया था, तीसरा या अंग्रेज, चौथा या डेनिश, पांचवा या फ्रांसीसी, और सब जाते 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 सब कुछ क्या तो किसी को हरा दिया या कोई बेच दिया। अंग्रेजी कंपनी के हाथ, अंग्रेजी कंपनी के हाथों हम लोग के यहाँ शासन स्टार्ट हो गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल में, 1858 में रेगुलेटिंग कंपनी का शासन खत्म हो गया और ताज का शासन स्टार्ट हो गया। 1947 में वो खत्म हो गया, अपना शासन स्टार्ट हो गया। महात्मा गांधी ने आजादी से पहले कह दिए थे कांग्रेस सभा को आजादी के बाद खत्म कर देना, नहीं तो फिर न कोई चक्कर चलता रहेगा। हुआ भी। अब ध्यान देना, तो धन लूटना ही तो 7वां नंबर चले। क्वेश्चन से कौन सा दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाता है? कहेंगे दीर्घकालिक बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहेंगे बताओ? एक पहला लाइन, बेरोजगारी का आंकड़ा कौन प्रस्तुत करता है? NSSO। आप बेरोजगार हैं? पक्का? सब लोग? निश्चित रूप से। कहेगा नहीं सर हम जॉब करते हैं, बिहार पुलिस से दरोगा की तैयारी करते हैं। नहीं, रोजगार कहाँ में है? आप भी बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगारी आप में, क्योंकि बिहार पुलिस है लेकिन आपका टैलेंट है BPSC पास करना और लगे हुए हैं। जितने भी लोग रोजगार में रहते हुए भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मतलब वो भी बेरोजगार है। कैसी बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगार उस आर्थिक अवस्था को कहा जाता है जिसमें लोग के योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिला है, लेकिन वो रोजगार की तलाश में लगा हुआ है। खुली बेरोजगारी में क्या है भाई? है 20,000 रुपया 50,000 रुपया महीना कमाने की क्षमता, लेकिन चल भदोही पेटे पर 200 रुपया दिया, कहा कि देख खाना पीना का व्यवस्था हम कर देंगे, 1,000 रुपया महीना देंगे, रहने के लिए भी बेड देंगे। अभी यदि ऐसा आप लोग के साथ कह दिया जाए कि खाना पीना का व्यवस्था हम कर देंगे, रूम देंगे, पंखा ट्यूबलाइट सेपरेट लेटरिन बाथरूम भी रहेगा, 1,000 रुपये महीनों देंगे, तुमको 8 घंटा हमारे यहाँ काम करना है। सर कहिए से, क्योंकि अब क्या चाहिए? खाना पीना हो गया, 1,000 रुपये हुआ, मंगनी में रूम मिला, पंखा मिला, लाइट मिला, सेपरेट लेटरिन बाथरूम है, 8 घंटा ड्यूटी है, तो बच्चा कितना? 16 घंटा। चलो भाई 16 घंटा में 8 घंटा सोइए लिए, खाना पीना बनाने की कोई टेंशन ही नहीं है, पका पका मिलेगा। 8 घंटा तो रेगुलर पढ़ने का समय मिला, तो वह क्या खुली बेरोजगारी होगी? वैसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक कुछ ही रुपया में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। यहां पर क्या? दीर्घकालिक बेरोजगारी। अब सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक दैनिक स्थिति के बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछेगा, पहले बारी बेरोजगारी की परिभाषा क्लियर हो गया, आपकी योग्यता क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहा है और रोजगार की आप तलाश में, तो सामान्य स्थिति के बेरोजगारी, जो सामान्य बेरोजगारी है वो क्या चल रही है? दीर्घकालिक चल रही होती है, दीर्घकालिक चल रही होती है, लंबे काल तक। क्वेश्चन जब भारत में मुख्य रूप से कैसी बेरोजगारी? संरचनात्मक
भारत में जाएंगे, चारों कंडीशन पूछ देता है। भारत में संरचनात्मक, शहरी क्षेत्र या विकसित देशों में फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक, ग्रामीण क्षेत्र में सीजनल, मौसमी या चक्रीय, कृषि क्षेत्र में अदृश्य, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न या छिपी हुई, डिस्टिंग्विश्ड। शिक्षा जगत में शैक्षणिक बेरोजगारी। चले आगे बढ़े, 7वां के बाद 8वां नंबर चले। हटा रहे बाबू, 8वां का नंबर का राष्ट्रीय। क्या बात है, कई बार हो गया इसके बारे में चर्चा। अब राष्ट्रीय से संबंधित कई क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन में भारत में राष्ट्रीय कैसे निकालेंगे, तो साधन लागत जिसे उत्पादन लागत कहते हैं, उत्पादन लागत पर एनएनपी को, उत्पादन लागत पर एनएनपी को राष्ट्रीय कहते हैं। राष्ट्रीय की परिभाषा सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, भारत में राष्ट्रीय के बारे में, भारत का राष्ट्रीय वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी। किताब था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हो गया। चले, दादा भाई नौरोजी, उत्पादन लागत नील, देशीय, देशीय नहीं है, देशीय की कहीं परिभाषा नहीं, राष्ट्रीय की परिभाषा है। ये ऑप्शन बनाने के लिए देशीय की कहीं चर्चा नहीं, देशीय कहीं चर्चा नहीं। देश मतलब हो गया क्या, घरेलू। देश मतलब एक एरिया दे दिया गया, और राष्ट्रीय मतलब यहां वहां जहां देखो वहां राष्ट्रीयता का बोध हो गया। यदि चंद्रमा पर जाकर भी हमें कहा जाएगा तो क्या कहेगा, हम भारतीय हैं, मतलब वहां राष्ट्रीयता का बोध हो जाएगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां हुई, तो सबसे ज्यादा कहां हुई भाई, मधेपुरा में। दूसरा स्थान किसका रहा, किशनगंज का। न्यूनतम कहां हुआ, गोपालगंज। न्यूनतम कहां हुआ, गोपालगंज में। चले अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर आया था। यह क्वेश्चन पिछले बिहार दरोगा में, बिहार दरोगा सीडीपीओ कुछ किसी में आया था। बिहार में निम्नलिखित हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत सबसे पुराना, सबसे पुराना मतलब धारबार में। धारबार श्रेणी का चट्टान कहां जाएगा, धारबार श्रेणी का चट्टान जाएगा खड़गपुर पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, राजगीर में, नवादा में, जमुई में। हो गया। अब क्वेश्चन समझेगा कि उत्तर पश्चिम की पहाड़ी किस तीसरे में जाएगा, दूसरा में क्या जाएगा भाई, रोहतास का पठार, कैमूर का पठार, या दूसरे नंबर पे जाएगा दूसरा प्राचीनतम, पहला प्राचीनतम। ये हो गया दूसरा प्राचीनतम, जिसे क्या कहें, बिंद श्रेणी का चट्टान कहेंगे, बिंद श्रेणी का चट्टान कहेंगे। तीसरा कहेंगे उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी
यह किस क्षेत्र में जाएगा? तो तृतीयक युग के चट्टान में जाएगा, टर्शियर युग, टर्शियरी चट्टान में जाएगा, तृतीयक युग के चट्टान में जाएगा। और जो भारत के साथ साथ बिहार का भी सबसे नवीनतम भूभाग होगा वो क्या होगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान, यह सबसे नवीनतम भाग होगा। चौथा नंबर में भारत का भी और बिहार का भी नवीनतम भूभाग होगा, जिसका निर्माण चतुर्थक काल, क्वार्टरनरी फेज में हुआ था। चतुर्थक काल में हुआ, क्वार्टरनरी फेज में हुआ। तो उत्तर चारों निकल गया। सबसे पुराना कौन? जल्दी बताएंगे। धारवाड़ श्रेणी का चट्टान, जिसमें राजगीर है, नवादा है, जमुई है, खड़गपुर है, दूसरा पुराना। रोहतास कैमूर हो गया, तीसरा पुराना। उत्तर पश्चिम पहाड़ी है। टर्शियरी चट्टान का सबसे नवीनतम कौन? उत्तर भारत का विशाल मैदान, या गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान हो गया। हाँ, मुंगेर में, मुंगेर तो ठीक तो है, मुंगेर राजगीर, मुंगेर राजगीर, मुंगेर से लेकर राजगीर तक जो सप्त पहाड़ी है उसे भी इसी का ही अंग माना गया। हालांकि मुख्य रूप से यह कहां है? मुंगेर में। अब मुंगेर भागलपुर के क्षेत्र को कहेंगे अंग महाजनपद। अंग महाजनपद भी संथाल परगना का छोटा नागपुर का पठारी हिस्सा माना गया। छोटा नागपुर का विद्रोह का केंद्र बिंदु यही क्षेत्र था। अगला चलो भाई, पांचवें में नयिका बैच आ रहा 15 तारीख से सुबह 10 बजे से। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे को बनाया गया है। 12 नंबर चलते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले तरल प्राकृतिक लिक्विड प्राकृतिक गैस बनाने वाले ग्रीन ट्रैक को किस कंपनी ने लॉन्च किया? ब्लू एनर्जी मोटर्स। लिक्विड, ध्यान देना, लिक्विड तरल गैस एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यहाँ है। यहाँ क्या है? अभी कहेंगे एलपीजी, लेकिन यह पेट्रोलियम गैस नहीं है, यह क्या? तरल प्राकृतिक गैस, जिसे कहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, सीएनजी के नाम से जाना गया। अब यदि क्वेश्चन सीएनजी कहेंगे तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ब्लू एनर्जी मोटर्स महाराष्ट्र के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि प्राकृतिक गैस किसका घटक है? तो प्राकृतिक गैस जाएंगे तो मीथेन आएगा, सीएनजी जाएंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल जाएंगे तो मीथेन आएगा, एलपी जाएंगे तो मुख्य रूप से पूछे, मुख्य रूप से तो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। लेकिन डायरेक्ट पूछेगा एलपीजी किसका मिश्रण? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ब्यूटेन में भी दोनों आइसो और नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन दोनों क्या पॉलीमर है, आइसोमेरिज्म है, नॉट पॉलीमर, बहुलक नहीं, आइसोमेरिज्म है, समावयवी है। वो समझेगा एलपीजी में गंधयुक्त पदार्थ इथाइल, गंध युक्त पदार्थ इथाइल मर्केप्टाइन, इथाइल मर्केप्टाइन। ओ बाबू के तू सब, अरे गजब लीला है भाई, इतना पुराना क्वेश्चन है, आप लोग रेगुलर हैं, आप फिर भी कंफ्यूजन है। मार फट्टा से दिमाग में क्वेश्चन घुसा देंगे। ये क्वेश्चन सब तो लाख बार आया है, और लाख बार में 1000 बार तो कंफ्यूजन आप लोग करबे किए हैं। मिथाइल न के इथाइल आएगा, इथाइल हो गया। नीतीश कुमार जी गया नरेश। अगला चलो बाबू, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम गुजरने पर उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन से अपवर्तन में यदि डेंसर से सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा। यदि
विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्वेश्चन से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी क्या है? प्रकाश का डेंसर से सघन से। अब देख बाबू यहां से ध्यान देना, जैसे या क्या कोण आई है, इंसिडेंट है, या क्या कोण आर है, इसे ही कहते हैं अपवर्तित कोण कहते हैं। यहां पर क्या है, कितना डिग्री का कोण वो रिफ्लेक्ट हुआ है, परावर्तित हुआ है, मुड़ चुका है। अब क्वेश्चन पूछा कि जैसे जैसे यह कोण आई बढ़ाएंगे इसका संगत कोण आर भी बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसा होगा कि कोण आई इतना करेंगे कि इसका संगत कोण का मान 90 डिग्री, अतः इस कोण को क्रिटिकल एंगल कहेंगे, क्रांतिक कोण कहा जाएगा। आज जैसे ही क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बड़ा होगा तो प्रकाश का किरण जिस माध्यम आया है उसी माध्यम मुड़ जाएगा। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। टूटा हुआ कांच, तराशा हुआ हीरा, पानी में डूबी हुई परख नली चमकता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक, रात के समय तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। पानी की गहराई वास्तविक गहराई से ऊपर अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य देवता का दर्शन हो जाता है, किसके कारण? अपवर्तन। सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल का रंग स्कैटरिंग के कारण। क्वेश्चन छेगा किसी चुंबकीय क्षेत्र का भौतिकल घटक शून्य कहां होगा? तो शून्य होगा केवल और केवल इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर ध्रुवों पर 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। यहां पर होगा 90 डिग्री, यहां पर होगा 0 डिग्री। अगला चलो बाबू 15 नंबर कर, आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तु के बीच करंट फ्लो नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो भैया समान समान रहेगा तो नहीं होगा, अलग अलग होगा तो हो जाएगा। समान आवेश के प्रति रिपल्सन, विपरीत के प्रति आकर्षण। बहुत अच्छी बात है। 16 नंबर चले, सहसंयोजी यौगिक कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कल भी बताए थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक, बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक, और सहसंयोजी यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट भी कम और बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो अब कह रहा है इसके तुलना में इसका, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग, पहले फ्रीजिंग नहीं मेल्टिंग करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, घुमा देता। इसके तुलना में ये क्या होगा? कम होगा। उत्तर निकालिए क्या होगा? उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। गलनांक किसे कहेंगे? वैसा पॉइंट, ये वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई ठोस को छोड़कर गल जाएगा। और क्वथनांक किसे कहेंगे? वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव अवस्था को छोड़कर। क्वेश्चन, गैस से द्रव संघनन, द्रव से ठोस फ्रीजिंग, द्रव से ठोस। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। 17, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के रूप में काम करने लगेगा? तो कहेंगे उच्च तापमान और निम्न दाब। उच्च तापमान और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर खोजो तो उच्च दाब होगा ही नहीं, निम्न दाब उच्च तापमान। अब देखो निम्न दाब और उच्च तापमान, उत्तर यही निकला। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर कोई गैस आइडियल गैस के रूप में काम करने लगता है। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन से आइडियल गैस इक्वेशन भी पीवी बराबर जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तीनों लॉ को कन्वर्ज करके ही प्राप्त होता है। कई बार क्वेश्चन बता चुके होंगे कि चार्ल्स लॉ सीपी ठाकुर क्या, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
चार्ल्स सीपी ठाकुर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, और कहेंगे V बराबर KT कर देंगे, इक्वेशन ए हो गया। ठीक तो है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, वो ठीक तो है। अब जो कहे वो आपका मन में क्या प्रश्न है, हम बता दें किसी गैस को लिक्विड में कब बदला जा सकता है, वो प्रश्न है आपका। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, अपोजिट हो जाए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। कोई गैस सामान्य आदर्श गैस के रूप में कब काम करेगा, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अब देखो चार्ल्स के नियम में कहा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ट्रिक क्या दिए थे सीपी ठाकुर। चार्ल्स के नियम में क्या था, P कांस्टेंट था, तो इसे इक्वेशन ए मान लिए। बॉयल के नियम में BT का पास T सैलेंट है, T क्या है, कांस्टेंट है, तो कहेंगे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P और V बराबर KP, V बराबर KP सेकेंड हो गया। तीसरा चलेंगे एवोगाड्रो का नियम, कल भी क्वेश्चन आया था। एवोगाड्रो के नियम में बताए थे ATP टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट था, तो क्या कहे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N और V बराबर K इंटू N, इक्वेशन 3। इस तीनों को मिला देंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगा। कैसे मिला देंगे भाई, तीनों में V है तो V कर दिए, बराबर यहां कर लेते हैं K K K K, तीनों में कांस्टेंट कर दिए, R K के बदले क्या करेंगे R कर देंगे, ऊपर में T है ऊपर में N है, T इंटू N बटे P, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहेंगे PV बराबर N R T। यहां P क्या है, तो P है प्रेशर, V क्या है, V है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल है। क्वेश्चन R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जीरो केल्विन या -273.16 डिग्री सेल्सियस हो गया। आर्मी में कौन कौन लोग दरोगा का पीटी निकाल रखा है, भाई जी जरा बताइए। ओकरा कौन कौन दरोगा पीटीए में है। हाँ अभी हो गया, विकास, किरण, रवि रंजन, साहू, गुप्तानंद। पढ़िएगा बाबू। अब देखो 1100 लोग में 629 लोग अपना अटेंडेंस बनाए हैं। प्रीतम यादव अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आप अटेंडेंस बना लेंगे। मनीष बाबू मुजफ्फरपुर ऑफिस से भी आ गया है फोन। अब आगे अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते। बहुत अच्छी बात है। सबसे छोटा कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, जिसे पीपी एलो, जिसे गैलो सेप्टिकम कहते हैं। सबसे बड़का क्या है, बड़का। तो यही से दुगो तो निकल जाएगा, 1 नंबर 1 और 4 नंबर 2। उत्तर निकाल के देखो तो है, कहानी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आएगा 1 नंबर हो गया, तब आ गया कौन, जीवाणु, तब आया मानव का लाल आरबीसी, तब आया। तो यदि हम क्या कहें, नहीं कुछ क्वेश्चन आता होगा तो ऑप्शन तो छूटे जाए। यदि आप तैयारी किए होंगे तो ऑप्शन से छांट सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका या क्या है, सबसे छोटी कोशिका, या क्या है, सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका जो कहते हैं, न्यूरॉन। उत्तर निकलेगा 1 4 3 2। आगे बढ़े, बड़े बाबू जल्दी जल्दी करो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलैंगिक प्रजनन का और कौन सा भाग कहेंगे। अलैंगिक कहेंगे एसेक्सुअल, एसेक्सुअल को कहते हैं बाइनरी फिजन या डबल डिवीजन या मुकुलन। ध्यान देना, मुकुलन हो गया, द्विविखंडन हो गया, विखंडन हो गया, पर निषेचन यह नहीं है, तीनों है। जीवाणु में कैसा, अलैंगिक
जीवाणु में कैसा भाई? अलैंगिक प्रजनन होता है। ए माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसे डबल डिवीजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन से कोलेन कैमा उत्तक की कोशिकाओं किनके कारण मोटा हो जाता है? तो सेलुलोज एवं पेक्टिन के कारण। पेक्टिन भी है जो कोशिका सेलवाल के निर्माण में मदद करता है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो 21 नंबर का है। अब यहां पर बाल दिवस के अवसर पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के छूट के बारे में चर्चा किया है। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थ नाम से ई गवर्नमेंट पोर्टल? तो समर्थ उत्तराखंड। 22 नंबर चलो क्वेश्चन का रहा है, किस देश ब्लूमबर्ग, अब ये देखो कई बार आ चुका है, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी ब्रिटेन को पछाड़कर 5वां अपना भारत, ब्रिटेन चल गया 6ठा पे, भारत आ गया 5वां पे। भले ही यह डाटा ही है, लेकिन है तो, भले ही इसकी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन है तो। तब तो 2047 तक हम लोग विकसित, अभी से डाटा तगड़ा करेंगे तब ना। पहले पंचवर्षीय योजना, पहला सफल रहा, दूसरा असफल रहा, तीसरा महा असफल रहा, एकदम 3 नंबर का। तब आया एनुअल प्लान, वार्षिक योजना, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया पहला में, धीरे धीरे बढ़ता गया, तब देखा कि ग्रो हो गया है, तो चौथा आया, सफल हो गया, 5वां सफल हुआ, और उसके बाद सफल नहीं हो रहा था, उसको जबरदस्ती सफल किया जा रहा था। मान लिया जाए 8% रखा विकास दर का लक्ष्य, चौथा वर्ष तक 6% हुआ है। तब बाप करेगा तो हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। तो क्या किया 5वां वर्ष में? विकास दर के लक्ष्य को संशोधित करके 6.5 कर दिया। 6 पहले हो गया, 0.5 नहीं बढ़ेगा एक साल में, 0.5। इनकलाब जिंदाबाद, मुर्गा भात, कहानी खत्म, जीत गया, सफल हो गया, योजना सफल हो गया। मोदी जी ने कहा ये सब तो खैर डाटे का जब कमाल है तो कहा ले योजना रहेगा, तो नेशनल डाटा का इंटरनेशनल डाटा लाएंगे हम लोग। विकासशील से विकसित देश में हम 5 व्रत किए, महावीर स्वामी 5 व्रत और पार्श्वनाथ चतुर्थायन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परग्रह। महावीर स्वामी ने कहा ये सब 4 गो तब तक संभव नहीं है जब तक माया से दूर नहीं रहेंगे, माया से दूर नहीं रहेंगे, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेंगे तभी जाकर संभव है। अब चलो महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला सबसे नवीनतम क्या रहा? हैरी हेस। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने। यह सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेस। हो गया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत चार्ल्स वेगनर के द्वारा दिया गया, लेकिन उसको कंसेप्ट को क्लियर किया सबसे नवीनतम सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसे हैरी हेस के द्वारा दिया गया। इसी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में कहा गया जहां हिमालय वहां हिमालय नहीं था, वहां क्या था? एक तेथिस सागर था। विक्की कुमार, तेथिस सागर के अंदर में एक था यूरोपियन प्लेट अंकारा लैंड, एक था इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड। दोनों प्लेट में आपस में अभिसरण हुआ। अभिसरण के पश्चात दोनों प्लेट का शिल्ड इस तेथिस सागर के अंदर जमा होता गया। शिल्ड के अत्यधिक जमा हो जाने से उस शिल्ड पर अंदर से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स काम किया, क्षैतिज बल काम किया, और क्षैतिज बल धीरे धीरे काम करके हुए उसे हिमालय का रूप ले लिया। लेकिन इस सिद्धांत को अधिकांश विद्वान नहीं स्वीकार किया। सबसे नवीनतम कंसेप्ट है टेक्टोनिक। 2 प्लेट आपस में टकराकर ऊपर उठ गया, जिसे हैरी हेस ने दिया था। अगला क्वेश्चन चलो भाई, 24 नंबर चले मिलाने के लिए देखिए भाई। अब देखो पहले बॉक्साइट में था ऑस्ट्रेलिया, अब हो गया है जमैका, अबरक अपना भारत, टीन मलेशिया, मैग्नीज रूस, उत्तर 3-1-2-4, 3-1-4-2, 3-1-4-2। अगला क्वेश्चन चलो बाबू कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी महाभियोग आया है अमेरिका के संविधान से।
किसकी अनुशंसा पर? तो दोनों सदन की अनुशंसा पर। याद रखेंगे पूरे संविधान में महाभियोग की चर्चा केवल एक बार है, अनुच्छेद 61 में। महाभियोग आया है अमेरिका से। हाँ, अन्य पर महाभियोग जैसी प्रस्ताव है, महाभियोग जैसा संकल्प है। चूंकि राष्ट्रपति न तो संसद के लोकसभा के प्रधान है, न ही राज्यसभा के, अतः राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहीं भी लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जिस सदन में लाना है उस सदन का 1/4 सदस्य का पहले लिखित हस्ताक्षर के साथ जाना चाहिए कि नहीं। हमू देख रही, हम राष्ट्रपति वो थे, हमू देखे थे, साइन कर की रहे, हाँ हमू देखे थे, हमरा साइन करे में की दिक्कत है, लान परसों 2 बार कर दे, तो एक ही बार करो की रहे। हाँ, जहाजा में हम ट्रेन लेके रात में रुके, लाओ साइन कर देते हैं, तुरंत रुक देते हैं। एक बार उस सदन का 1/4 चाहिए। जिस दिन प्रस्तुत करना है उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जाना चाहिए मैसेज कि हाँ बउआ काका हल खुरपी हरेला, ताकि दूसरे दिन राष्ट्रपति खुद या प्रस्तुत के दिन राष्ट्रपति खुद या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखे। पक्ष रखने में सफल हो गए तो महाभियोग का प्रस्ताव खारिज, नहीं सफल हुए तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित। जिस दिन पारित हुए उसी दिन से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब तक कितनी बार? एक बार, एबो ने किया है। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन आया। लोकसभा के कोरम गणपूर्ति अभी अभी बता दिए थे 10/10, तो क्या होगा 1/10। क्वेश्चन इसमें, चलो बाबू 1/10 और कहां होगा? विपक्षी दल का पार्टी का दर्जा देने के लिए। रे मनीष बाबू, कुछ कंफ्यूजन हो तो बोल ना हमरा से, की हो फिर से? गणपूर्ति तो जहां होता है 1/10 होता है। तो 50% +1 करो, देखिए फिर देखना पड़ेगा। 20% मतलब 5, 1/5 हमरा नहीं बुझल छ। 1/5 ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में तो गांव गांव के सब न लोग हो जाएगा, सभी वयस्क लोग। ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? तो ग्राम सभा के सभी वयस्क लोग होंगे। ग्राम सभा के किसी बैठक को संचालित करने के लिए उस गांव के सभी वयस्क नागरिक का 1/5 सदस्य का होना जरूरी है। यही ऐसा ही शायद होता है। 1/20 का 1/5 सदस्य, 1/20 सदस्य तो हो जाएगा 20% क्या % हो जाए? 1/5 बराबर 1/5 बराबर 20%। नहीं, तो 1/20 होना जरूरी है, 5%। 1/20। अब चलो यहां पर 2 क्वेश्चन, विपक्षी के लिए भी 1/10। यहां पर जमानत जब्त होने के लिए जमानत राशि जब्त होने के लिए मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार को समझेगा अधिकतम 15%। किस संशोधन के द्वारा? 91 संशोधन 2003 द्वारा। सबका 1/6 जमानत राशि जब्त, सबका 1/6। चले 26 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय कृषि मिशन 2008 में लाया गया। 28 नंबर चलो क्वेश्चन का रहा है, 1937 से प्रांतीय चुनाव में गैर कांग्रेसी था, 8 में हुआ था कांग्रेस, गैर कांग्रेसी बंगाल एवं पंजाब में। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का संयुक्त सरकार बना था। कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग। पंजाब में था
पंजाब में भी मुस्लिम लीग की ही सरकार बनी थी। गैर कांग्रेस सरकार कहां केरल में बना था? क्वेश्चन को 1935 के इलेक्शन के पश्चात 37 में 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उत्तर निकलेगा 3 एवं 4। 11 प्रांत था, 11 में से 8 8 2 10 एगो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत गठबंधन की सरकार बनी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किया गया। किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो कहेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, जिसमें कहा गया था भारत में शनै शनै उत्तरदायी शासन की नींव रखी जाएगी। इसे कहेंगे अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा। अब यह घोषणा 1918 में प्रकाशित हो गया। 1918 में कांग्रेस के भीतर फिर से एक बार फूट पड़ गई। 1907 में पड़ा था, तो 1907 में, 1918 में, 1922 में, 1939 में। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल। 1918 में कांग्रेस तो रबे किया, दूसरा इंडियन लिबरल एसोसिएशन, इंडियन लिबरल एसोसिएशन गठन कौन किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एमएस जयकर भी इसके सदस्य बने, एमएस जयकर। क्वेश्चन 1922 में एक नया कांग्रेस तो रहा ही, स्वराज दल आ गया। 1939 में कांग्रेस तो रहा ही, एगो आ गया फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस को ऐसे पूछते कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कांग्रेस कितनी बार विभाजित हुआ? कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? पहला 1907, दूसरा 1918, तीसरा 1922, चौथा उत्तर। इसमें क्या होगा भाई? चेम्सफोर्ड सुधार रॉलेट एक्ट कह रहा सुरेंद्र बनर्जी, तो कहेंगे चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव, यहां पर कुछ मिसप्रिंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये तो 1919 हो गया के प्रस्ताव। कहेंगे मॉन्टेग्यू, या मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात। घोषणा है 17 में, विभाजन हुआ 18 में। विभाजन हुआ 18 में, मिसप्रिंट था, मॉन्टेग्यू घोषणा होना चाहिए। जालियांवाला बाग तो 19 में हुआ, चंपारण 17 में हुआ, रॉलेट एक्ट 19 में है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। हटा दे मॉन्टेग्यू घोषणा पहले, सॉरी मॉन्टेग्यू, ठीक तो लिन लिथगो का प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया, 8 अगस्त 1940। हाँ, इंडियन लिबरल पार्टी की घोषणा किया। इसके अन्य सदस्य में कहेंगे तेज बहादुर सप्रू था, एमएस जयकर था, एक और आ रहा है केएम पनिकर ना, एमएस जयकर, तेज बहादुर सप्रू, एक और कोई नेता थे, देख लेना। एक तो सुरेंद्र बनर्जी थे, तेज बहादुर सप्रू, एमएस जयकर, एक हो सकता है रास बिहारी बोस ना, वो तो स्वराज दल आ गया, कर चेक कर लेना। 1840 में बंबई प्रांत में परमहंस मंडली, जब ये 1840 होगा, बंबई प्रांत में परमहंस मंडली की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तब परमहंस मंडली की स्थापना नरबली प्रथा का विरोध करने के लिए। हालांकि नरबली 1902 नहीं, 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में उड़ीसा के खोंड जनजाति में चल रहा था। मिट्टी की उर्वरता को एच.एन. कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू, वो तो फजल अली वाला भागा, के.एम. पनिकर, फजल अली आ गया, हृदय नाथ कुंजरू, हाँ जो भी हो। तो हमने कहा यहाँ पर खोंड जनजाति के लोग में था, अवधारणा था कि यदि भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो गई है तो एगो को बलि दे दिया जाए, खून धरती माँ को पिला दिया जाए और भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ जाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, तुम भारत माँ कह रही है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, ऐसा
क्रांतिकारी बातें सुभाष चंद्र बोस ने भी कहे थे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दिए थे, और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक पिता कहे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह दिए। नहीं समझे, फिर से बोलिए। नहीं, उस सब तो पहले हो गया, नर बलि प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध तो पहले से हो रहा था पहले, लेकिन ये जो 1840 से विद्रोह हुआ, नर बलि। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वदेशी रूप से विकसित INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया है। यह क्या है? विमान वाहक पोत है। 32 नंबर चलो भाई, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाओ अभियान कहां से स्टार्ट हुआ है? तो केरल से, व्हेल शार्क बचाओ अभियान। 33 नंबर चले, एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र के विपरीत दिशा में, तो केंद्र से एक बल काम कर रहा है, अप केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल, जिस बल पर वॉशिंग मशीन काम करती है, जिस बल पर रक्त जांच करने वाला मशीन काम करती है, जिस बल पर दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन। कौन सा बल भाई? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन यह क्या है? एक आभासीय बल है, आभासी बल है। 34 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। धनात्मक त्वरण का अर्थ हुआ वेग में परिवर्तन अधिक हुआ, ऋणात्मक त्वरण का मतलब हुआ वेग में परिवर्तन कम हुआ, और जब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण 0 हो गया। फिर से सुनिएगा, धनात्मक त्वरण वेग में परिवर्तन ज्यादा हुआ है, वेग में परिवर्तन कम हुआ तो कहेंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता, रिटार्डेशन कहा जाता है। क्वेश्चन, वेग स्थिर है या वेग स्थिर जब ये हुआ तो त्वरण 0 हो जाएगा। अब वेग यदि शून्य है तो कहेंगे जड़त अवस्था में है, मतलब विराम अवस्था में है। जड़त तो नहीं, क्या कहेंगे? विराम है, रेस्ट स्टेज में है। चलिए 34 क्लियर। 35 लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आया, तो दुर्गंध क्यों आया? ऑक्सीडेशन हो गया। 36 नंबर चले, ने प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु का द्रव्यमान होता है। किसने? डाल्टन को परमाणु बाद का जनक, फादर ऑफ एटम। भारत में कनाद सबसे पहले, कनाद मुनि। वो तो संरक्षण हो गया। प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु के बारे में अब लेबोइयर ने तो कहा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दे दिया, तो द्रव्यमान संरक्षण कहा कि परमाणु की अवस्था कुछ भी हो जाए द्रव्यमान बचा रहेगा। तो यह प्रत्येक तत्व में एक विशेष द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान होता है। यह किसने कहा? डाल्टन। और डाल्टन को ही परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, हाइड्रोजन की खोज क्या बने? मान कौन दिया? नाम कौन दिया? हाइड्रोजन का नाम कौन रखा? लेबोइजर नहीं, लेबोइजर। वहां के डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए टाइड रूल दिया। न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम दिया। पहला पीटी बनाया मेंडलीव, एटॉमिक मास। आधुनिक पीटी मोसले, एटॉमिक नंबर। अगला 37 नंबर लेते हैं। स्पर्श करने से छुई मुई के पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। जो पत्ती, पर्णाधार किसे कहते हैं? पत्ती का डंठल जैसे छुए वह क्या होगा? दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन, तरल अवस्था से अभी बताए थे, तरल से गैस बनना, लिक्विड से गैस बनना क्या कहेंगे? गैस से लिक्विड बनना क्या होगा? संघनन। क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन, सॉलिड से गैस बनना। अब ऑक्सीकरण कहेंगे रेल है। कहानी खत्म। रेल समझ में आया? कितने को रेलवे समझ में आ गया? हाथ उठाना। इतने का। कितने को नहीं आया समझ? हाथ उठा।
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? तो रेल याद रखेंगे, रेल हो गया ऑक्सीकरण। आर मतलब रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, ए मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आई मतलब इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर, एल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन, अपचयन। चल सौरभ कुमार जी कह रहे गुरुजी आज हम पहली बार आपके YouTube चैनल पे आए हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन देखकर नहीं दिमागे मस्त हो गया, क्या आप बता सकते हैं इसका PDF कहां से मिलेगा और कहां से टेस्ट देना होगा? सॉरी बेटा सौरभ बाबू, क्या है तो अभी जिसके सौजन्य से आप YouTube चैनल पे लाइव डिस्कशन का आनंद ले रहे हो वह है कौटिल्या जीएस ऐप, ऑफलाइन कौटिल्या जीएस क्लास। ऑफलाइन टेस्ट देंगे तो 200 रुपया में 20 टेस्ट दिया जाता है, और यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन पे टेस्ट देंगे तो बजाबते आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जितने भी बोर्ड पर रफ होते हैं, बोर्ड पर जितने भी या क्वेश्चन में प्रिंट लिख ला करते हैं, सबका PDF बना के एप्लीकेशन पर लोड होता है। सौरभ बाबू चूंकि यह पेड कोर्स है का बैच चल रहा, अतः इसका PDF न तो टेलीग्राम पे शेयर होता है न ही और कहीं होता है, क्योंकि यह पेड कोर्स है। कुछ मजबूरियां भी है। आप लोग को हमने जो वादा किया है कि जीवन भर जब तक वो गाना जो आया था, जब तक सांसें रहेगी तब तक करता रहूंगा प्यार, वो गाना था, मर भी गया तो भी नहीं, और क्या क्या पता है, पता भूल गया। हाँ जी जी, तो तब तक YouTube चैनल पे जब तक मेरे शरीर में दम रहेगा, जब तक मैं आपके साथ YouTube चैनल पे इसको फ्री में रखूंगा। हाँ, इस समय एप्लीकेशन पे पेड कोर्स भी चल रहा है, जैसे 31वां वॉल्यूम है, 31वां वॉल्यूम मंडे से स्टार्ट हुआ है, 1200 लोग अब तक खरीद चुके हैं सब, और ऑफलाइन में भी 800-900 तो बैठे हुए ही। अब देखो तो YouTube चैनल पर भी 1100 लोग देखते करते रहते हैं, तो 3 मोड में चलते रहता है। आइए 39 नंबर चले। बहुत लोग कह रहा है गुरुजी 1:30 बजने वाला है। हाँ हाँ बर्दाश्त कर। क्वेश्चन, पुरुष जनन तंत्र में शरीर के वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में रहता है, जिसे शुक्र जनन नलिका वृषण पालिका वृषण कोष, क्या कहेंगे, वृषण कोष कहा जाता है। 39, मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का सही क्रम है। देखो भाई ये क्वेश्चन तो पांचवे नहीं छोड़ता है भाई, और ये क्वेश्चन अब अभी देख आज भी बहुत लोग इसमें कंफ्यूज किया होगा, बहुत लोग का। अच्छा उत्तर बताइए। एक तो है, अच्छा चलो भाई, पहले आया दायां अलिंद, दायां से गया ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा बायां अलिंद, बायां से आया फेफड़ा किसके द्वारा, पल्मोनरी वाल्व के द्वारा, फेफड़ा से आया बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहां पर, बायां निलय, बायां निलय के द्वारा एरोटिक वाल्व के द्वारा महाधमनी, और महाधमनी से शरीर के विभिन्न भाग में चला गया। निकाल लो, बना लो, क्या होगा, दायां तो ई तो बायां तो होगा नहीं, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां बायां, दायां निलय फेफड़ा, ई हो नहीं होगा, पहले फेफड़ा जाएगा तब दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा बायां, बिल्कुल सही है।
हो गया। 42 नंबर में 41 देखो, फाउंडेशन बैच के बारे में 15 तारीख से आ रही है उसकी जानकारी। 41 नंबर करें, 2022 से क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कहां होगा भाई? क्वाड अपना भारत की, क्वाड जापान की भारत, तो इसमें तो अब भारतीय नहीं, जापान तो हो गया कि भारत। क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी 2022 में जापान, 23 में ऑस्ट्रेलिया, 21 में हुआ था भारत। चेक करो तो, क्वाड दिला तो कौन सा देश करेगा? नई दिल्ली भारत में नहीं है। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। कहिया कहे करेगा, ठीक तो है, करेगा, भारत करेगा। अब 5 से 6 सितंबर को होने वाली क्वाड MOSOM बैठक भारत और हिंद प्रशांत भागीदारी के बीच सप्ताह में होने वाली कई बैठक में 1-2 तो आ तो गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी रूस, चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान के नेताओं के साथ कोविड महामारी, यूक्रेन +2 हो गया। जापान न हो के भारतीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। इसरो ने मंगल ग्रह पर शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इनफ्रेंटेबल एरोडायनामिक डिसिलेटर नामक नई तकनीकी कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? थुम्बा से। 43 नंबर क्वेश्चन का के बिरला फाउंडेशन 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान दिया गया, सरस्वती पुरस्कार। 44 का मिलाने के लिए दिया गया है। पहला हो गया राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 55 में, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 52 में, हालांकि परिवार नियोजन कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 62 में, और राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में। 4321 डी नंबर। अगला चलो भाई, निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जीव मिल्खा सिंह क्या धावक है? अच्छा, जीव मिल्खा सिंह दिया, मिल्खा सिंह धावक और जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित। पंकज अडवाणी बिलियर्ड, झूलन गोस्वामी क्रिकेट और तानिया सचदेवा, उत्तर क्या होगा? ए नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा के भीतर भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित एटॉमिक पावर के द्वारा संचालित पनडुब्बी है? आईएनएस चक्र। 47 अंतरराष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा को दान किया जाता है, इसलिए दान दिवस। अगला क्वेश्चन, मांडना लोक कला किस राज्य की है? मांडना लोक कला राजस्थान की। अरे भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, फंस गया। अच्छा, बच्चा की नहीं बच्चा सो वही सेब एक बार तो कर दिए थे, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ भगवान भरोसे। हिंदू होटल रुक न रे, देखो लिखला है जान में जान, रुक 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 रुक, ये कहां से आ गया?
चलिए, मांडना कहां? राजस्थान। की बोला हो ना? यूट्यूब चल रहा है, कमेंट्री स्टैक हो सकता है। हाथी मैराथन, हाथी मैराथन कहां भाई? त्रिचूर। हाथी मैराथन त्रिचूर किस राज्य में? केरल में। केरल में पेरियार है, पेरियार हाथी के लिए। 50 गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर स्वज, स्वज का शुभंकर किसने प्रारंभ? अमित शाह ने शुभारंभ। स्वज का शुभारंभ किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। तो पूरे कौटिल्य परिवार के तरफ से टीम इंडिया को जीत की अग्रिम बधाई। जीत सकते हैं कुछ यूनिक, ये सब तो आप लोग तो फाउंडेशन में हो। चलिए भाई, आज की सेवा को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। जब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद। अभी भी लोग जीत की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। कहीं हार जो तो इन्हें कही, प्रदीप सर बोले थे भैया जीत भी अपना हार भी अपना, लेकिन पॉजिटिव वर्क रखेंगे कि जीतेंगे भाई, जीतेंगे। धन्यवाद।